अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हबीचुअल क्रिमिनल के हवाले से। व्हाट इज़ हबीचुअल क्रिमिनल? हबीचुअल क्रिमिनल को हम उर्दू में आदी मुजरिम बोलते हैं। एक हंसते खेलते फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हबीचुअल क्रिमिनल क्यों बनता है, किस बिहाफ पर वो हबीचुअल क्रिमिनल बनता है और कौन उसको हबीचुअल क्रिमिनल बनने पर मजबूर करता है, किस तरीके से वो नशे की आदत में लगता है। और जिस फैमिली की लोग मिसालें दे रहे हों, जिस फैमिली की लोग वाह वाह कर रहे हो, जिस फैमिली की लोग इज्जत कर रहे हो, उस फैमिली का क्या हाल होता है और वो फैमिली किस तरीके से बदनाम होती है और किस तरीके से वो फैमिली एक दुनिया के लिए एक इबरत बन के रह जाती है। तो मैं ये जो स्टोरी है ये घर से मुंसलिक है, तो मैं आज आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ और पूरी स्टोरी बताता हूँ कि एक हंसते खेलते घर का बंदा, एक वेल एजुकेटेड बंदा किस तरीके से नशे की आदत में पड़ा और किस तरीके से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और किस तरीके से उसका ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ। वीडियो के साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, ये स्टोरी है घर से रिलेटेड। ये वाक़या औरंगी टाउन में वाक़या एक घर का है। इस घर के सरबराह हशमत साहब थे। हशमत साहब के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। हशमत साहब का सबसे बड़ा बच्चा उनका बेटा साद था। हशमत साहब बहुत इज्जतदार आदमी थे और एक ख़ानदानी आदमी थे। हशमत साहब का अपना कारोबार था। हशमत साहब वो कारोबार खुद उनका बेटा साद संभालते थे। हशमत साहब की लोग बहुत इज्जत किया करते थे, इनकी फैमिली की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि हशमत साहब ने बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत कर कर अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। अभी कुछ अर्सा पहले ही हशमत साहब का बेटा साद, वो बहुत काबिल लड़का था। साद अभी कुछ अर्सा पहले ही फर्स्ट डिवीज़न में मास्टर पास करता है, जिससे हशमत साहब बहुत खुश होते हैं और इनकी बीवी रुखसाना बीबी बहुत खुश होती हैं, जिससे हशमत साहब और उनकी अहलिया रुखसाना बीबी एक तकरीब रखती हैं जिसमें हशमत साहब अपने ख़ानदान वाले और साथ अपने करीबी दोस्तों को बुलाता है। साथ का एक दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त जिसको हम जिगरी दोस्त कहते हैं, वो एक नईम नाम का लड़का होता है। नईम साथ से सबसे ज़्यादा जेलस होता था, लेकिन साद नईम के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उसको अपना भाई समझता था और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी साद नईम के ऊपर करता था। लेकिन नईम साद का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो साद से बहुत जेलस हुआ करता था, क्योंकि साद जो है पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, साद कारोबार भी अच्छा संभालता था, साद एक जिम्मेदार लड़का था, यानी उसको जिम्मेदारी का एहसास था। नईम इसी चीज़ के ऊपर साद से बहुत खफा था और बहुत जेलस रहता था कि साद इस तरीके से क्यों कर रहा है। बस नईम के अंदर ये जेलसी थी और वो जेलसी वो किस तरीके से ख़त्म करना चाह रहा था, ये भी सुनिए। नईम जो है एक ख़राब लड़का था, वो नशा भी किया करता था और उसका उठना बैठना भी अच्छे लोगों में नहीं था। नईम जो है वो चोरी भी करता था और अपने नशे के लिए, और वो सबसे ज़्यादा नशा भी करता था। लेकिन साद को ये चीज़ मालूम नहीं होती। साद फिर भी उसके साथ उठता बैठता है और उसको अपने घर की बात, जो भी साद के साथ अच्छा बुरी चीज़ होती है, साद उसके साथ शेयर करता है, क्योंकि हर बंदा अपने अजीज़ दोस्त के साथ उसको एक भाई समझकर सब चीज़ें बता रहा होता है। बट साद को ये नहीं मालूम था कि नईम जो है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। एक दिन हशमत साहब को कोई बताता है कि हशमत साहब, आपके बेटे का दोस्त नईम वो नशा करता है और उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, तो काइंडली आप अपने बच्चे को इस नईम नामी शख्स से दूर रखें, वरना ये आपके बच्चे को भी इस लाइन में लगा देगा। हशमत साहब वैसे ही करते हैं। हशमत साहब को जब ये चीज़ पता चलती है, हशमत साहब फ़ौरन अपने बच्चे को समझाते हैं कि साद, आप ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखें जो आपके लिए बदनामी का बाइस बने, क्योंकि आपके घर में जवान बहनें, इनके ऊपर इस चीज़ का गलत असर पड़ेगा और इनके रिश्ते भी अच्छे घर से नहीं आएंगे। साद वैसे ही करता है, अपने वालिद की बात मानता है। साद वैसे ही करता है, वो नईम के पास जाता है और नईम से बोलता है, नईम मैं तुमसे एक शर्त के ऊपर दोस्ती रख सकता हूँ, काइंडली अगर तुम ये नशा और ये चोरी चकारी छोड़ दो तो मैं तुमसे, और मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी लेकिन मुझे मेरे अब्बू के ज़रिए पता चला है, तो मैं तुमसे फिर भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो अगर करते हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि साद को
ट्रस्ट था नईम के ऊपर, वो ये चीज़ें कबूल ही नहीं कर रहा था कि नईम तुम ये सब कर सकते हो। नईम वही करता है, नईम कहता है साद मैंने आज से सब चीज़ें छोड़ दी और जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। जिस पर साद बहुत खुश होता है और वो नईम के साथ अपने घर चला जाता है। लेकिन नईम जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ता, उसने दिल में ये सोचा हुआ होता है और ये ठानी भी होती है कि वो साद को नशे पर लगा कर छोड़ेगा, क्योंकि वो साद से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगा था। अभी साद ने रिसेंटली मास्टर्स पास किया था, जिस पर नईम और ज़्यादा गुस्से में आ गया था, यानी और ज़्यादा जेलस होना शुरू हो गया था कि ये कारोबार भी संभाल रहा है और ये पढ़ने में भी इतना आगे जा रहा है। बस नईम ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया साद को नशे पे लगाने का। एक दिन नईम और साद एक जगह बैठे होते हैं और नईम साद के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर नईम एक पाउडर टाइप का कोई नशा मिलाता है और वो नशा साद को दे देता है। साद जब वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, साद की तबीयत खराब हो जाती है, साद को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। बट साद की तबीयत संभलने के बाद साद को जब होश आता है तो साद एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होता है। तो नईम उसको ये बोलता है कि साद हो सकता है तुम्हें गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हो, इस वजह से तुम बेहोश हो गए हो। लेकिन बट नईम जो है वो रोज ऐसे ही करता है। जब साद उसको अपनी दुकान यानी अपने कारोबार से फ्री होने के बाद जब साद उसको मिलता है, नईम वो ही करता है, रोज उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है, रोज कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशा मिलाता है। इस तरीके से साद को कोल्ड ड्रिंक पीने की लत लग जाती है। साद जो कि एक सीधा साधा लड़का था, साद की एक बुरी आदत ये थी कि वो सिगरेट पीता था। सिगरेट जो है वो इतनी नहीं पीता था, कम पीता था, कम मिकदार में पीता था, इतनी नहीं पीता था जिस तरीके से नईम ने उसको लत लगाई थी। एक दिन नईम साद के लिए कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट दोनों लेके आया। सिगरेट के अंदर वही नशेआवर चीज थी जो उसने कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसको मिला के दी थी। बट साद को कोल्ड ड्रिंक की आदत लग जाती है और वो जब सिगरेट में वो चीज मिला के देता है तो साद को सिगरेट पीने की भी आदत लग जाती है। साद एक दिन हशमत साहब की दोनों बेटियों की शादी थी, लेकिन शादी के अंदर उसमें जो साद है वो इतना नशा नहीं करता था। ना साद को ये चीज मालूम थी कि उसका दोस्त नईम उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर और सिगरेट के अंदर नशा मिलाकर दे रहा है, क्योंकि साद के जहन में ये बात थी कि नईम ये सब चीजें छोड़ चुका है और नईम इन सब चीजों से दूर हट चुका है। बट ये साद की गलतफहमी थी। नईम जो है साद के जान का दुश्मन बन चुका था और वो साद को नशे पे लगाकर दम लेना था उसने। एक दिन हशमत साहब की बेटियों की शादी होती है। शादी में साद जो है वो इतना नशा नहीं करता। उस टाइम साद इतनी कोल्ड ड्रिंक इतनी सिगरेट नहीं पीता। बट आहिस्ता 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 नईम जो है साद को सिगरेट में ऐसा लगा देता है कि साद सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता। आहिस्ता आहिस्ता साद अपने कारोबार से भी ध्यान हटाना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एजुकेशन से भी पीछे चला जाता है। हशमत साहब को ये देखकर बहुत हैरानगी होती है और हशमत साहब के दिल में ये शकूक आते हैं कि मेरा बच्चा एकदम कारोबार और एजुकेशन में से ध्यान किस तरीके से हटा सकता है। हशमत साहब को जब शक हुआ और हशमत साहब ने जब अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी यानी तफ्तीश शुरू करी, तो उनको ये मालूम हुआ कि उनका बेटा नशेआवर चीजें यानी नशावर दवाएं ले रहा है और वो नशा करना शुरू हो गया है और वो नशा अपने दोस्त के साथ मिलकर कर रहा है। एक दिन हशमत साहब को जब ये पता चलता है तो वो अपने बच्चे को हाथ पकड़कर घर पर लेके आते हैं और अपने बच्चे को अपनी बेगम यानी अपनी अहलिया के सामने, रुखसाना बीबी के सामने जलील करते हैं अपने बच्चे को और हाथ पकड़कर अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं कि अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम हमारी बदनामी करवा रहे हो इलाके में हमारी लोग बहुत इज्जत करते हैं। बट जैन को साद को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो घर छोड़कर चला जाता है। जिस पर रुखसाना बीबी का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन इस तरीके से था कि उनका रो रो के बुरी हालत हो चुकी थी कि मेरा बच्चे ने खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, नहीं किया होगा। बट हशमत साहब ने कहा रात तक ये घर पे आ जाएगा। बट साद नईम के पास चले आता है, नईम उसको और ज्यादा नशों में लगा देता है क्योंकि साद जो है वो डिप्रेशन में भी आ चुका होता है कि उसको अचानक उसके वालिद ने घर से क्यों निकाला। जब वो प्रॉपर नशा करना शुरू करता है तो साद जो है फिर नशे के अंदर ही इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। एक दिन जब इन दोनों के पास नशे के लिए पैसे खत्म हो गए तो इन दोनों ने नशे के लिए चोरी शुरू करी, यानी छोटी मोटी चोरी से इन्होंने शुरुआत करी।
यानी किसी की इन्होंने बैटरी चुराई गाड़ी की, किसी का वॉलेट चुराया, किसी की कोई कीमती चीज चुराना शुरू करी, किसी का बाइक चुराना शुरू करी। तो ये सब चीजें ये लोग चुराते थे और अपना नशा पूरा किया करते थे। नईम ने कुछ अर्सा पहले ही अपने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ था और नईम का अचानक वीजा आ जाता है। नईम जो है साद को बगैर बताए बाहर चला जाता है और साद यहाँ पर अकेला रह जाता है। साद अपने घर भी वापसी नहीं जा सकता क्योंकि साद को नशे की आदत इतनी लग चुकी थी कि वो बगैर नशे के रह ही नहीं सकता था। साद जो है वो अपने तौर पर छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर देता है। यानी साद जो है वो बैटरी चुराना शुरू करता है अकेला, वो किसी का वॉलेट चुराना शुरू करता है। तो फिर एक दिन साद जब एक बड़ी चोरी कर रहा था, यानी किसी की बाइक चोरी कर रहा था, जिसकी बाइक थी उसने साद को देख लिया कि ये मेरी बाइक चला रहा है। तो उसने इलाका मकीन को इकट्ठा करा और साद के ऊपर तशद्दुद करने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। साद को जब पुलिस अरेस्ट करके थाने लेके गई तो थाने में हशमत साहब को बुलाया गया। हशमत साहब ने जिस पर थाने में ये बयान दिया, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। जिस पर साद जो है उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं था, उसने अपने हाथ में हथकड़ी डलवाई और अपने कानून ने जब साद को सजा दी तो साद सजा के लिए जेल मुंतकिल हो गया। हशमत साहब जब थाने से घर वापसी अपने घर आए तो उन्होंने घर आकर बहुत रोए और बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इसलिए अपने बच्चों की तरबियत नहीं करी कि मेरे बच्चे नशे करें। हशमत साहब जिनकी लोग मिसाल दिया करते थे इलाके में, वो शख्स पहली मर्तबा जिंदगी में थाने गया था। उस शख्स को गम इस चीज का था कि उसको अपने बच्चे की वजह से थाने जाना पड़ा और थाने में बच्चे के हाथ में हथकड़ी देखकर हशमत साहब का जो दिल था वो रो पड़ा था और वो दिल ही दिल में बहुत रो रहे थे। और बाहर जब अपनी बेगम के सामने, अपनी अहलिया के सामने, रुखसाना बीबी के सामने आके रोना शुरू हुए तो उनको भी बड़ा धचका लगा, जिससे हशमत साहब रो रो के अपना दिल हल्कान करते हैं और उनके दिल में तकलीफ शुरू होती है। हशमत साहब अपना दिल पकड़कर बैठते हैं और रुखसाना बीबी दौड़कर महल्ले वालों को जमा करती हैं कि हशमत साहब के दिल में तकलीफ हो रही है। जिस पर इलाका मकीन जब हशमत साहब के घर पे आते हैं और वो हशमत साहब को हिलाकर देखते हैं तो हशमत साहब अपना दम तोड़ चुके होते हैं। रुखसाना बीबी का हाल बहुत बुरा था क्योंकि वो उनका बेटा भी सलाखों के पीछे था और वो अपने शौहर को भी खो चुकी थी। हशमत साहब की जो दो बेटियां थी, दो बेटियों को जब पता चलता है कि उनके वालिद का इंतकाल होता है तो वो अपने वालिदैन के पास एक एक दिन, वालिदा के पास एक एक दिन रहना शुरू करती हैं। जब ये बात हशमत साहब के बड़े दामाद यानी उनकी बेटी फौजिया के शौहर को पता चलती है, फौजिया का शौहर फौजिया को छोड़ देता है और वो उसको अपनी अम्मी के घर भेज देता है और वो अपनी अम्मी के पास रहना शुरू कर देती है, यानी रुखसाना बीबी के पास। लेकिन वो ये बात अपनी अम्मी को नहीं बताती कि मुझे मेरा शौहर छोड़ चुका है। इसी तरीके से जब ये बात उनके छोटे दामाद को पता चलती है, यानी अस्मा के शौहर को, तो अस्मा के शौहर को जब ये पता चलती है कि इनके बाप का कातिल जो है इनका बेटा है और इनका बेटा जो है यानी इसका साला साद वो एक आदि मुजरिम बन चुका है, साद जो है वो फौरन अपनी बीवी अस्मा यानी हशमत साहब की छोटी बेटी को तलाक दे देता है और वो अपनी अम्मी के घर भेज देता है। दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आके रह रही होती हैं बट वो माँ को ये सब चीजें नहीं बताती। इसी के साथ साद की सजा पूरी होती है, साद जेल से बाहर आता है। जेल में रहने के बावजूद साद का नशा नहीं छूटता, साद और ज्यादा ही डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है और ज्यादा नशा मांग रहा होता है। साद जो है वो नशे में इतना लग चुका था कि वो नशे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन साद किसी के साथ मिलकर एक वारदात करता है। वो हालांकि उसको ये पता होता है कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है उसी के गम में, मगर साद के ऊपर कुछ असर नहीं होता और साद का ये वो था अलमिया के साथ किसी के साथ मिलकर एक वारदात कर रहा होता है जिसमें मौके पर पुलिस आ जाती है। साद अभी किसी से इस गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन रहा था कि इतने में पुलिस आती है। साद जो है वो घबरा कर पुलिस के ऊपर फायर करता है, लेकिन जवाबी फायरिंग में साद मौके पर ही जाँ बाग हो जाता है, यानी पुलिस एनकाउंटर में साद जाँ बाग हो जाता है। जब ये बात रुखसाना बीबी को पता चलती है तो रुखसाना बीबी का एक
यानी उन्होंने बेटे के चक्कर में शौहर को खो दिया। अब उनका बेटा जो आदि मुजरिम था वो जवान मौत मर गया, यानी वो नशे के चक्कर में मर गया। तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके से था कि वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, उनके हाथ पैर ढीले हो गए थे, वो बस बिस्तर मर्ख पे थी। रुखसाना बीबी भी, उनकी दो बेटियां थी, दो बेटियां अपनी माँ की खिदमत कर रही थी। खिदमत करते 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 एक अरसे बाद रुखसाना बीबी का भी इंतकाल हो जाता है। रुखसाना बीबी के इंतकाल के बाद उनकी बेटियां यानी दो बेटियां, उन दो बेटियों का ना शौहर था, ना बाप रहा, ना भाई रहा। उन दो बेटियों ने अपने माँ बाप का घर बेचकर, आज वो लड़कियां एक घर बेचकर अपनी बकिया जिंदगी एक ट्रस्ट में गुजार रही हैं। तभी अब आप देखें कि एक हंसता खेलता घर, मैंने शुरू से आपको बताया कि इस घर की लोग मिसालें दिया करते थे। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली थी। एक वेल एजुकेटेड फैमिली का घर का फर्द किस तरीके से हबीचुअल क्रिमिनल बना, एक आदि मुजरिम बना, किस तरीके से वो नशे में लगा। जिसने उसको नशे में लगाया था, नईम नामी शख्स ने, आज वो अपनी जिंदगी बाहर यूरोप में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है और उसको ये एहसास नहीं हुआ, ना उसको ये दुख पहुंचा कि आज उसकी वजह से एक पूरी फैमिली तबाह हो गई। फैमिली का तबाह करने का बाइस नईम ही बना। अगर नईम साद को नशे में नहीं लगाता तो साद आज एक वेल एजुकेटेड लड़का होता, वो अपना कारोबार भी कर रहा होता और आज अपनी माँ बाप का सहारा बना हुआ होता। बट अफसोस, साद का चॉइस ही गलत थी। साद ने अपने गलत दोस्त का इंतखाब किया। साद अगर अपने दोस्त की इन्वेस्टिगेशन करता और उसकी सोबत नहीं अपनाता तो साद भी आज एक न्यूट्रल शहरी, एक अच्छा शहरी बना हुआ होता। मगर वही बात है कि ये चीज इनके साथ होनी थी और आज एक अच्छी फैमिली, एक वेल एजुकेटेड फैमिली आज लोगों के लिए, दुनिया के लिए इबरत बन गई। मैं यही कहूंगा इस वीडियो के जरिए कि जितने मेरे दोस्त नौजवान हैं वो ऐसी सोबत छोड़ दें जिस सोबत के अंदर नशा हो, जो आप समझ रहे हो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आप एक अच्छी तरबियत होने का सबूत दें कि आपके वालिदैन ने एक अच्छी तरबियत आपकी करी है। आप सबसे ज्यादा फोकस अपनी एजुकेशन पे रखें, एजुकेशन से ज्यादा अपने वालिदैन की खिदमत करें। ज्यादातर टाइम जो है अपना एजुकेशन और घर में स्पेंड करें या अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारें। फालतू लोगों में से बैठने से अच्छा है कि आप अल्लाह को टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें, अपनी एजुकेशन को टाइम दें, तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं। मैं यही कहूंगा दोबारा अपने दोस्तों से कि ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जानलेवा साबित हों। इसी के साथ अपने मेजबान अली गौरी को दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।